तो चैप्टर का नाम क्या है बोलो तो डिविडेंड पॉलिसी। ओके, डिविडेंड किसको देंगे कंपनी? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी है या नहीं? प्रॉफिट होगा तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते। प्रॉफिट होने के बाद भी नहीं भी दे सकते। तो ये जो डिसीजन लेना है, फाइनल अकाउंट कर लिए, प्रॉफिट आ गया, तो हम लोग डिसीजन लेंगे। लॉस होने तो सवाल ही नहीं है डिविडेंड देने का। तो कब एक करेंगे, अगर प्रॉफिट आया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसीजन लेने के लिए ही हम लोग ले सकते चैप्टर। ठीक है, तो एक कंपनी अपना प्रॉफिट को डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या उसको रिटेंड करके रखेंगे, उसके लिए डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसी। ओके, तो इस चैप्टर में सीखेंगे डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यही सीखेंगे ना। तो इसमें कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम ओवरऑल कुछ फैक्टर लिख रहे हैं, अब इसके बाद एक एक फॉर्मूला डिस्कस करें। फैक्टर्स डिपेंड्स फॉर डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर डिपेंड्स फॉर डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ कंपनी। एक तो कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए ना, प्रॉफिट नहीं है तो पॉलिसी डिविडेंड का क्या, डिविडेंड ही देना नहीं है, प्रॉफिट होना चाहिए। सेकंड फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो शेयर पैसा लगा है वो अपना रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना, उनको क्या रेट से रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए चैप्टर सीखे थे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्या कॉस्ट उनका है, उनका रिटर्न क्या है, तो ऑब्वियसली पैसा लगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना रिटर्न, तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या है इस पे भी डिपेंड करेगा। शेयर होल्डर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल केस का शेयर होल्डर्स का ही है, तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या, उनका कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए नहीं और डिसीजन लेंगे। थर्ड थर्ड होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो कंपनी को पैसा चाहिए, चाहिए या नहीं? कंपनी एक्सपेंड कर रहे हैं तो कंपनी को पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो ऑलरेडी मेरे पास पैसा है, उसको डिविडेंड दे के अगर दे देंगे फिर पैसा का तो शॉर्टेज और बढ़ेगा, तो क्यों डिविडेंड दे दे, उससे अच्छा है उसी पैसा को हम लगा दे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लगाएंगे वहां से कितना रिटर्न मिलेगा, जहां लगाएंगे मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आया तो उसमें पैसा लगाएंगे तो वहां से रिटर्न क्या आएगा वो भी मैटर करता है। मतलब हम जहां लगाएंगे उसमें हमको 20% रिटर्न देंगे, अब मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स डिमांड करे तो कॉस्ट उनका कितना था 12%, हम इक्विटी होल्डर को समझा सकते हैं भाई तुमको देंगे तो तुम 12% ही तो कमा पाओगे, देंगे तो 12% के हिसाब से कमा पाओगे, लेकिन हम इसको अगर होल्ड करके रख ले तो हम 20% कमाएंगे, तो आपका अर्निंग्स बढ़ जाएगा, अर्निंग्स बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, अल्टीमेटली शेयर का वैल्यू बढ़ने से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो डिविडेंड लेके जितना बेनिफिट, नहीं लेके उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो कंपनी इसीलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा है तो फिर होल्ड करता है, देते नहीं ना, शेयर होल्डर्स को से अप्रूवल लेते हैं, लेकिन ये सब डिसीजन तो कंपनी पहले लेते हैं, बोर्ड बोर्ड ये सब डिसीजन, ये सब कैलकुलेशन करके ही तो डिसीजन लेता है ना। इसके बाद वो शेयर होल्डर्स को कन्विंस कराते हैं, भाई देखो इसमें हम लोग का ग्रोथ इतना होगा, इसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा, तुम ले लोगे तो उसमें तो ग्रोथ अटक जाएगा, तो शेयर का मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं तो आपको अल्टीमेट बेनिफिट नहीं है, तो डिविडेंड नहीं लेके अगर बेनिफिट मिलता है तो अप्रूव हो जाता है, समझ में ना। तो इसीलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैटर करता है। जी, ग्रोथ ऑफ कंपनी, कंपनी का ग्रो होगा तभी, ये भी मैटर करता है ना।
मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है ना। मार्केट प्राइस मेरा डाउन जा रहा है तो हो सकता है शेयर होल्डर्स नाराज है, अगर डिविडेंड दे दे हो सकता है खुश हो जाएगा, ठीक है ना। उनको डिविडेंड कुछ दे दे तो हो सकता है वो स्टे करे, कंटिन्यू करे, अरे अच्छा कंपनी तो मेरा डिविडेंड दे रहे, तो डिविडेंड तो कम से कम मिल रहा है ना, रिटर्न तो मिल रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट कंडीशन में बहुत सारे, मार्केट प्राइस अप हो रहे डाउन हो रहे, ये भी हो सकता है। अदर सिचुएशन हो गया, देखो अभी ईरान क्राइसिस को लेके कितना प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इस तरह का मार्केट में बहुत सारे कंडीशन आ सकता है, वो सब पे डिपेंड करता है डिविडेंड पॉलिसी। ओके, नाउ आगे बहुत सारे फैक्टर्स है, मेनली ये याद रखना। अब आ जाते हैं एक एक फार्मूला डिविडेंड को लेके, इसको डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन को लेके पहले कोई ऐसे नहीं था, सिर्फ रेशियो एनालिसिस किया जाता था, रेशियो कुछ कैलकुलेशन करते थे उसके हिसाब से देते थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम वाल्टर्स एक फार्मूला लेके आया, वाल्टर्स, वाल्टर्स का फार्मूला से फेमस है। सेकंड, वाल्टर्स फार्मूला को क्रिटिसाइज करने के लिए एक आदमी और आया बाद में, हो गया गॉर्डन, गॉर्डन का फार्मूला। फिर वाल्टर्स गॉर्डन दोनों को क्रिटिसाइज करने के लिए दो आदमी मिलके फिर आया, मॉडिग्लियानी मिलर, दो आदमी मिलके फिर थीसिस किए, एक का नाम था मॉडिग्लियानी, सेकंड का नाम मिलर, शॉर्ट में बोलते हैं एमएम अप्रोच। तो तीन मॉडल है इसमें, एक वाल्टर्स मॉडल, फर्स्ट मॉडल डिविडेंड पॉलिसी लेके, सेकेंड मॉडल गॉर्डन्स मॉडल जो वाल्टर्स को क्रिटिसाइज किए थे, और फिर दोनों को क्रिटिसाइज करने के लिए थर्ड एक मॉडल आ गया, मिलर एंड मॉडिग्लियानी, मॉडिग्लियानी मिलर एमएम मॉडल। तो तीन फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन देगा, ठीक है, कोई भी एक फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला फॉर डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, एक वाल्टर्स मॉडल, WALTER अपॉस्ट्रोफी, वाल्टर्स मॉडल, फर्स्ट फॉर्मूला वाल्टर्स मॉडल। वाल्टर्स के हिसाब से देखो एक बार फॉर्मूला, P इक्वल टू, वाल्टर्स मॉडल P इक्वल टू T1 प्लस T1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस KE। ओह सॉरी सॉरी, हम ये दूसरा फॉर्मूला लिख दिए, ये हम MM का लिख दिए, एक बार काटो इसको, ये MM फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। इसमें फॉर्मूला इसमें है D1, सॉरी क्या हो रहा है, T1 प्लस R बाई KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कोई K भी लिखते, इनटू E माइनस D1 होल डिवाइड बाई यस KE। P इक्वल टू T1 प्लस R बाई KE इनटू E माइनस D1 होल डिवाइड बाई KE। फिर एक एक का नोटेशन, T का मतलब होता है थियोरिटिकल मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, एक एक शेयर का मार्केट में क्या प्राइस थियोरिटिकली होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली तो डेली देखो मार्केट में प्राइस अप्स एंड डाउन होता रहता है, तो किसी फॉर्मूला को फॉलो करके नहीं होता है, तो मार्केट डिमांड सप्लाई से होता है ना। लेकिन पी इसमें थियोरिटिकल है, थियोरिटिकल होना चाहिए इतना, ये बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला के हिसाब से इतना होना चाहिए। बट इज पी इक्वल टू थियोरिटिकल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर at the end of
ईयर 1, मतलब आज मैंने इन्वेस्ट किए तो आज से 1 साल बाद ही एक्सपेक्ट करेंगे ना, 1 साल बाद एक्सपेक्ट करेंगे हमको डिविडेंड मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या होना चाहिए, कितना डिविडेंड पर शेयर होना चाहिए, दैट इज D1। और आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 100, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 100 आर। और इसको IRR भी बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग मेथड ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड IRR, वही होता है आर इसमें। ओके, केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय 100, सब रेट में रेशियो में लेके आना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, तो 12/100 कर लोगे, ठीक है, के और ई मतलब EPS एट द एंड ऑफ ईयर, अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। ई का मतलब इसमें क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर। ओके, तो ये हो गया सारा नोटेशन, और इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे, पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। D1, हम मान लो आज एक जगह इन्वेस्ट किए कंपनी में, कितना शेयर खरीदे देखना नहीं है, आज मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया। नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 1 हमको कुछ डिविडेंड देंगे, अगर 5 रुपया डिविडेंड दिए तो मेरा इनकम कितना हुआ, बोलो तो, बोलो इनकम कितना हुआ, 5 रुपया। लेकिन कंपनी कमाए थे अर्निंग्स 15 रुपया, दिए सिर्फ कितना, 10 रुपया, तो कंपनी कुछ रख लिए ना, कितना रिटेन कर ली, इसको बोल रिटेन अर्निंग्स। कंपनी पर शेयर अर्न किए थे 15 रुपया, लेकिन अभी फिलहाल डिविडेंड दे दिए कितना, 5 रुपया, तो बोलो वो कितना रख लिए, 10 रुपया रख लिए। तो कैसे मिलेगा, बोलो E माइनस D1, ई मतलब क्या, EPS बोले थे ना, अर्निंग पर शेयर से डिविडेंड माइनस कर देंगे तो रिटेन अर्निंग्स हो गया। तो जो E माइनस D1, ये पार्ट हो गया, सॉरी ये पार्ट हो गया रिटेन अर्निंग्स, ये पार्ट क्या, रिटेन अर्निंग्स हो गया ना। और अगर रिटेन कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे, रिटेन जो कि उसको अपने आप मान लो पूरे पॉकेट में है, पॉकेट में रख के दिन साल भर क्या फायदा होगा, कुछ इनफ्लो आउटफ्लो होगा, कहीं पे लगाएंगे तो रिटर्न भी तो उससे मिलेगा ना। अगर इसको इन्वेस्ट करेंगे ये पैसा तो रिटर्न मिलेगा हमको, रिटर्न में से कुछ पार्ट हमको कॉस्ट भी देना पड़ेगा, तो इससे ग्रो आएगा। अगर रिटर्न मिल रहा है 15% और हम देंगे 12%, तो 3% तो ग्रो होगा ना। तो रिटर्न बाय कॉस्ट, इससे ग्रोथ रेट आएगा, और रिटर्न से ज्यादा दे देंगे तो डिक्लाइन रेट आएगा, तो जो रिटर्न अर्निंग वो डिक्लाइन हो जाएगा ज्यादा देंगे तो, और अगर हम कम देंगे और रिटर्न ज्यादा कमाएंगे तो ग्रो होगा। तो R/K ये तो ग्रोथ रेट, और इसमें ग्रोथ कितना, जो रिटर्न की उसमें ही ग्रोथ आएगा, जो रिटर्न की वही तो इन्वेस्ट करेगा ना। तो एक तो हमको दिए मेरा इनकम हो गया, बाकी जो रखे उससे ग्रोथ होके इनकम आएगा, तो टोटल इनकम इंक्लूडिंग ग्रोथ ये दोनों ऐड करके आएगा, आएगा या नहीं। एक हमको दे दिए 5 रुपया, प्लस 15 में से 5 दे दिए, 10 और रिटर्न किए थे, और इसमें मतलब जहां लगाएंगे 15% मिलेगा और कॉस्ट था 10%, इससे ग्रोथ हो जाएगा ना, ये ग्रोथ रेट से इनकम बढ़ जाएगा। तो एक तो दिए हमको 5, उसमें तो इनकम और कंपनी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो रिटर्न की उससे ग्रोथ होके कुछ इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेक्टेड इनकम इतना हो रहा है ना। एक्सपेक्टेड इतना इनकम किसका है, इक्विटी का इनकम है, तो इक्विटी का कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो क्या मिलेगा आपको, वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा ना 10%, तो डिवाइड बाय 10%, फिर होल डिवाइड बाय 10% हो जाएगा वैल्यू ऑफ कंपनी। इस तरह कैलकुलेशन होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओके, एक चीज, एक चैप्टर और याद करो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर किए थे, गुडविल किए थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैसे था, प्रॉफिट बाय नॉर्मल रिटर्न, उससे मिल जाता ना वैल्यू। तो बस वही है, ये टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो किस वैल्यू आ जाएगा इसमें। इसमें गुडविल का वैल्यू आ रहा था,
इसमें कंपनी का शेयर का वैल्यू हो जाएगा, एक एक शेयर पे कर रहे हैं ना, तो एक एक शेयर का मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला था वॉल्टर्स मॉडल। तो वॉल्टर्स मॉडल में फर्स्ट ये देखोगे, मार्केट वैल्यू फाइंड करोगे, मार्केट वैल्यू मतलब पी है ना, इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, T1 प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस D1 होल डिवाइड बाई के ई, और इससे मिलेगा एक एक शेयर का मार्केट वैल्यू। अब P का मतलब लिख दिए थे थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू, D1 ये सब बता दिए ना। अरे तो फॉर्मूला फाइंड कर ले, मार्केट प्राइस फाइंड किए, तो डिविडेंड डिसीजन कैसे हो रहे हैं, T1 यही डिसीजन आएगा। T1 अगर जीरो है मतलब डिविडेंड नहीं दे रहे, T1 100% जो अर्निंग किए दे दिए तो डिविडेंड पूरा दे दिए ना, तो ये D1 ही डिसीजन लेंगे कि देने से मेरा बेनिफिट है या नहीं देने से बेनिफिट है। अब डिसीजन, अब वॉल्टर बोले डिसीजन लो, ये P फाइंड करने के बाद डिसीजन, क्या डिसीजन है लिखो, डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, तीन डिसीजन है। इफ एज पर वॉल्टर्स, ये सब वॉल्टर्स का डिसीजन था, इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, क्या बोले इन्होंने, अगर आर ग्रेटर है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो कंपनी शुड रिटेन 100% प्रॉफिट एंड पेज जीरो डिविडेंड। कंपनी क्या करेंगे बोलो, 100% जो प्रॉफिट अर्न किया क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, रख लेंगे, डिविडेंड जीरो पे करेंगे, टू मैक्सिमाइज, टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी। इस केस में कंपनी का शेयर वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और कंपनी चाहते हैं अपना शेयर वैल्यू ऑलवेज मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल। तो कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल के लिए आर अगर ग्रेटर है तो डिविडेंड नहीं पे करेंगे, जीरो डिविडेंड पे करना चाहिए और 100% रिटेन करना चाहिए। उल्टा अगर आर लेस देन के ही होता है तो, इफ आर इज लेस देन के ई, अगर आर लेस देन हो गया किससे, के ई से, तो फिर इस केस में कंपनी 100% प्रॉफिट डिविडेंड दे देंगे, जीरो रिटर्न करेंगे। तो कंपनी शुड पे 100% प्रॉफिट एज डिविडेंड, company should pay 100% profit as dividend and retain zero profit for maximize the value of share। तो इस शेयर वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमम गोल है, इसमें भी मैक्सिमम आएगा। तो अगर आर लेस देन होता है कहीं से तो कंपनी को 100% डिविडेंड दे देना चाहिए, लेस, ठीक है। कंपनी शुड पे 100% प्रॉफिट एज डिविडेंड एंड रिटेन जीरो प्रॉफिट फॉर मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर। ऑलवेज मैक्सिमम क्राइटेरिया गोल होता है ना, मैक्सिमम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल। थर्ड थर्ड है इफ आर इक्वल टू के ई, अगर आर और के ई इक्वल आ गया तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू में, चाहे डिविडेंड पे करो या नहीं पे करो, मार्केट वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है। तो नो इफेक्ट इन वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर either dividend paid
और नॉट। चाहे कंपनी डिविडेंड पे करे या ना पे करे, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वैल्यू ऑफ शेयर वही रहेगा। ठीक है, तो ये था डिसीजन एज पर वाल्टर। ओके, तो क्या क्या चाहिए बोलो इसमें, बोलो वाल्टर्स मॉडल के हिसाब से क्या चाहिए, फाइंड करेंगे मार्केट प्राइस, है ना। उसके लिए डिविडेंड चाहिए D1, दे रहे तो कितना डिविडेंड दे रहे, नहीं दे रहे तो जीरो डिविडेंड, है ना। और R चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, KE चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, E मतलब EPS चाहिए, और D1 तो पहले लिख चुके थे। तो ये सारा फाइंड कर लोगे, इसके बाद क्या करोगे, पुट कर दोगे। और क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, डिविडेंड 0 पे किए तो क्या होगा वैल्यू, डिविडेंड इतना % पे किए तो क्या होगा वैल्यू, 100% डिविडेंड पे करते तो क्या वैल्यू। तो इसके हिसाब से देखो वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन लेना होगा, डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट मॉडल किसका मॉडल हो गया, वाल्टर्स मॉडल। ओके, अब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे वाल्टर्स मॉडल से। पेज 94, पेज नंबर क्या, 94। क्वेश्चन 1 नहीं, हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर अच्छा 1 ही करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन वाल्टर्स मॉडल, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन गॉर्डन्स मॉडल, और आगे 4 क्वेश्चन फिर MM मॉडल। 3 मॉडल का 4 क्वेश्चन करके दिए, 12 क्वेश्चन है, तीनों मॉडल हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शो द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर यूजिंग किसका मॉडल, वाल्टर्स मॉडल ऑफ जी लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर EPS दे दिए ना, ई दे दिया आपको, EPS को इसमें क्या मानते हैं, ई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE दे दिए, कितना %, 12%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर बोले थे ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें 3 अलग अलग रिटर्न दे दिए। एक बार बोल रहे 15%, सेकेंड बोल रहे 10%, थर्ड बोले कितना 12, चेंज हो गया ना। नाउ कंसिडर DP रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड पे कर रहे, फर्स्ट बोला 0%, सेकेंड बोले फिर 50%, फिर मतलब पेमेंट बढ़ते जा रहा है ना, पहले 0 पे किए, फिर 25% ऑफ अर्निंग डिविडेंड दिए, 100% तक पे किए। तो इस बेसिस पे आपको फाइंड करना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, क्या फाइंड करना है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, वाल्टर्स मॉडल। ओके, तो वाल्टर्स मॉडल में अभी जो फॉर्मूला देखो क्या लिखे थे, वाल्टर्स मॉडल का जो फॉर्मूला, हमको डिविडेंड चाहिए ना, ये तो फाइंड करेंगे मार्केट प्राइस, R चाहिए, रिटर्न इन्वेस्टमेंट दे दिए थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिए थे, और अर्निंग पर शेयर EPS दे दिए थे, तो सब कुछ दे दिए ना। तो बस उसी बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, और इसमें कितना आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा 15 आंसर आएगा। कितना मतलब लेंथी करना होता है ना, ऐसे लेंथी करेंगे, कैसे 15, अच्छा KE कितना % बोलो, 12%, लेकिन R में 3 है ना, एक R 15% है, मतलब R इज ग्रेटर देन KE हो गया, सेकेंड R 10% R इज लेस देन KE हो गया, और थर्ड 12% R इक्वल टू KE हो गया ना, तीनों सिचुएशन आ गया। अब फिर एक बार 15% के हिसाब से डिविडेंड कितना पे किए, 0, है ना, और सेकेंड डिविडेंड कितना पे किए, तो यहाँ 5 डिविडेंड पॉलिसी है, तो 5 डिविडेंड D1 5 डिफरेंट आएगा, और R एक बार 15 लेके 5 आंसर आएगा ना, फिर R एक बार 10 लेके फिर 5 आंसर, और R एक बार 12 लेके फिर 5 आंसर, तो टोटल कितना 15 आंसर करना है। फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन इसी फॉर्मूला से 15 डिफरेंट आंसर फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन 1 पहले सारा इंफॉर्मेशन लिख लो, गिवन अर्निंग पर शेयर इक्वल टू क्या मानते हैं, E। बोलो इस क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर कितना दिए थे,
देखो अर्निंग पर शेयर 8 दे दिए ना, अर्निंग पर शेयर कितना है 8 दे दिए। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो, कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, इक्वल टू क्या मानते के ई, अब सिर्फ के भी लिखोगे चलेगा, के ई कितना परसेंट था 12%, तो इसको रेशियो में लेके आओगे 12/100 कितना होगा 0.12, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई कितना हो गया 0.12। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें लेकिन 3 दिए, और देखो 3 दिए थे क्वेश्चन में, ये देखो और ए बी सी एक 15%, 10% और 12%, तो 3 बार लिखेंगे पॉइंट ए बी सी करके। रिटर्न इन्वेस्टमेंट ए आर इक्वल टू 15% मतलब 0.15, बी आर इक्वल टू 10% 0.10, and C R इक्वल टू, फिर C में बोलो R कितना दिए थे, R इक्वल टू 12% तो 0.12। तो हम लोग को जो फॉर्मूला में चाहिए था, क्या क्या चाहिए था, यहाँ T1 चाहिए, T1 अभी नहीं फाइंड की, करेंगे, R मिल गया, K मिल गया ना, और E मिल गया, तो बस अब D1 फाइंड कर लेंगे। D1 फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, अब D1 के लिए भी 5 अलग अलग सिचुएशन, डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दैट इज इक्वल टू D1। अब इसमें ना 5 अलग अलग दिए थे, एक बार बोलते 0% डिविडेंड पे किए, 0% पे किए ना, तो फर्स्ट केस D1 इक्वल टू 0। अच्छा पर शेयर कितना कमाए थे 8 रुपया, 0% डिविडेंड दिए, 8 पे 0% मतलब 0 ही तो आएगा ना। सेकंड बोलो डिविडेंड कितना दे रहा था 25%, डिविडेंड कितना परसेंट डिक्लेयर, तो कमाए पर शेयर कितना 8 रुपया, इनकम का ही तो परसेंटेज होगा ना डिविडेंड, तो 8 पे ईपीएस पे कर लोगे कितना परसेंट 25%, तो कितना आ गया बोलो 2। थर्ड केस D1 इक्वल टू 8 रुपए कमाए थे, डिविडेंड 50% दिए ना, तो कितना हो जाएगा 4। फोर्थ केस D1 इक्वल टू 8 रुपया अर्निंग्स था, लेकिन डिविडेंड 75% डिक्लेयर किए, तो कितना होता है 6। फिफ्थ D1 इक्वल टू 8 रुपया और कंपनी 100% डिविडेंड दे रहे, तब डिविडेंड कितना हो जाएगा 8 रुपीज। डिविडेंड पे आउट रेशियो, पेमेंट कितना हो रहा था, अर्निंग्स पे कैलकुलेशन करोगे, जितना परसेंट बोल देगा पर शेयर अर्निंग्स पे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहे थे 0% डिविडेंड, तो 8 रुपया कमाए 0 डिविडेंड दिए, तो D1 कितना हो गया 0। सेकेंड बोल रहे 25% पे आउट किए, तो 8 रुपया में से 25% कितना होता है 2 रुपया दे दिए। थर्ड केस 50% तो 4 रुपया दिए, फोर्थ केस 75% तो 6 दिए, और फिफ्थ केस कितना आएगा 8 रुपीज दिए। अब एज पर वाल्टर जो फॉर्मूला लिख लोगे और एक एक करके करोगे, एज पर वाल्टर एज पर वाल्टर्स मॉडल P इक्वल टू मतलब मार्केट वैल्यू, फॉर्मूला क्या था T1 प्लस R बाई के ई, अब के भी लिख सकते हो, ओनली के भी लिख सकते हो, इनटू E माइनस D1 होल डिवाइड बाई के ई, ठीक है। अब एक एक सिचुएशन को लेके करते जाओ, एक बार पहले R बोलो तो R कितना था 15% 0.15, उसको लेके एक बार D1 फर्स्ट लेंगे, D1 सेकेंड, D1 थर्ड, D1 फोर, D1 5, तो R 15 लेके 5 आंसर, तो लिखो when ए लिखो when R इक्वल टू कितना परसेंट 15%, दैट इज 0.15, when R इक्वल टू 15% 0.15,
और इसमें फर्स्ट आया एंड P1 इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू अब इस फॉर्मूला में बोलो D1 कितना मान लिए 0 प्लस R कितना था 15.15, KE कितना था 0.12 ऊपर लिख लिए थे ना, इनटू E क्या था 8 माइनस D कितना 0 होल डिवाइड बाय 0.12। ओके, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेशन करो, इसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे करते जाएंगे। तो ये तो 0 है रहने दो, 0.15 बाय 0.18 इंटू 8 हो जाएगा, 8 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 क्या था 10 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12 क्या रहा 83.33। तो कंपनी का 0 डिविडेंड पे करते तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए 83.33, ठीक है ना। सेकंड केस D1 इक्वल टू कितना है बोलो 2, आर आर 15% ही है, लेकिन D1 सेकंड में कितना 2 रुपया हो गया ना, तो D1 में चेंज हो जाएगा, बस उसी फॉर्मूला में D1 चेंज करोगे। तो P इक्वल टू बोलो D1 अब कितना 2 हो गया प्लस 0.15 बाय 0.12 इंटू 8 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 0.12। ओके, अब न्यूमरेटर पहले ब्रैकेट करोगे, 8 माइनस 2 कितना होता है 6 में इंटू करो 0.15 और डिवाइड करो 0.12, तो ये आया आपका 7.5 और इसमें 2 जोड़ लोगे तो 9.5 डिवाइड बाय 0.12, तो 9.5 डिवाइड बाय 0.12 इसमें आया 79.17। कितना हो गया देखो, डिविडेंड 2 रुपया दिए तो मार्केट प्राइस कम हो गया ना, पहले डिविडेंड 0 दिए थे मार्केट प्राइस ज्यादा था, और डिविडेंड जैसे बढ़ते जाएगा देखोगे वैल्यू कम होते जाएगा। थर्ड D1 इक्वल टू क्या था 4, और केस में D1 कितना आया था, अब बस 4 पुट कर दोगे तो P इक्वल टू 4 प्लस 0.15 by 0.12 into 8 minus 4 होल डिवाइड बाय 0.12। इसमें ना बार बार कैलकुलेशन करना होता है, बस यही है, इजी है चैप्टर, बट एक ही फॉर्मूला से बार बार अप्लाई करना होगा। कैलकुलेशन करो, पहले ब्रैकेट 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, तो 4 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12, यह आपका 5 है ना, 5 और 4 ऐड कर लोगे तो 9 डिवाइड बाय 0.12, 9 डिवाइड बाय 0.12 ये आएगा 75 रुपीज 75। देखो और डिविडेंड बढ़ गया तो मार्केट वैल्यू और कम हो गया, तो बोलो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। जैसे डिविडेंड बढ़ते जाएगा वैल्यू कम होते जाएगा, कंपनी वाला मैक्सिमाइज करना चाहते ना, तो बोलो जब डिविडेंड 0 था तभी तो मैक्सिमाइज था, डिसीजन आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो पांचों सिचुएशन में करना है आपको। फोर्थ बोलो, फोर्थ में D1 कितना 6, तो फिर पुट कर दो 6, तो P इक्वल टू 6 प्लस 0.15 by 0.12 8 minus 6 होल डिवाइड बाय 0.12, 8 minus 6 होता है 2, तो 2 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 तो होता है आपका 2.5 प्लस 6 8.5 डिवाइड बाय 0.12, तो 8.5 डिवाइड बाय 0.12 इसमें आ रहा था 70.83। और लास्ट सिचुएशन फिफ्थ, व्हेन D1 इक्वल टू 8, D1 क्या 8 है, तो P इक्वल टू 8 प्लस 0.15 by 0.12 into 8 minus 8 होल डिवाइड बाय 0.12। अब 8 minus 8 0, 0 into something 0, तो 8 डिवाइड बाय 0.12 करोगे, 8 डिवाइड बाय 0.12, तो
8 डिवाइड बाई 0.12 ये आया आपका 66.67। ओके, ये तो फर्स्ट केस। जब आर क्या है 15%, तो इस केस में 5 अलग अलग डिविडेंड देने से डिफरेंट वैल्यू आएगा। ओके, अच्छा बोलो, अब इसमें कौन सा केस में वैल्यू सबसे मैक्सिमम आया? फर्स्ट केस, जीरो पे करने से ना, जीरो डिविडेंड पे करने से वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है शेयर का। अच्छा, इनका जो डिसीजन था उसमें आ जाओ। ये डिसीजन 3 लिखे थे ना, बोलो डिसीजन में क्या क्या लिखे थे? अगर आर ग्रेटर देन के ई होता है तो इसमें जीरो डिविडेंड पे करने से मैक्सिमम होगा वैल्यू। आर ग्रेटर देन के ई तो क्या होगा? जीरो डिविडेंड में वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो यहां देखो आर कितना परसेंट था? 15%। के ई कितना था? 12%। आर ग्रेटर देन के ई, तो देखो जीरो डिविडेंड में वैल्यू मैक्सिमम आ गया, हेंस वेरीफाइड। उनका फॉर्मूला वेरीफाई हो गया ना। ये वेरिफिकेशन कहीं पे पूछ लेता है, ठीक है। इसमें इतना कुछ नहीं करके बोल देंगे वेरीफाई करो जो डिविडेंड पे किए थे वो करेक्ट डिसीजन था या गलत था, एज पर वॉल्टर्स बताओ। ओके, तो आर ग्रेटर है या लेस है, उसके हिसाब से डिसीजन आ जाएगा। ओके, ये था फर्स्ट केस। बी, सेकंड केस, पॉइंट बी लिखो आप। एक ही है। बी में क्या बोले? व्हेन आर इक्वल टू कितना 10% था, दैट इज इक्वल टू 0.10, और क्या था 10%, तो 0.10। अब इसमें फिर वही 5 ना, आर 10% लेके फिर 5 डिविडेंड का फॉर्मूला 1, P1 इक्वल टू पहले क्या था 0, तो बोलो P इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, एक बार लिख लिए, आगे उसे में पुट करते, तो बोलो 0 प्लस आर क्या था 0.10, के ई कितना 0.12 इंटू 8 माइनस 0 होल डिवाइड बाय 0.12। ओके, अब कैलकुलेशन करो, इधर 0 रहने दो, 8 माइनस 0 तो 8, 8 इंटू 10.1, 0.8 डिवाइड बाय 0.12 और 6.67, 6.666 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12, ये आया आपका 55.56। ठीक है, तो फर्स्ट और अगर 10% होता है तो डिविडेंड 0 पे करने से वैल्यू कितना आएगा 55.56। सेकंड P1 इक्वल टू, सेकंड में क्या था 2, अब फिर पुट कर दो P इक्वल टू 2 प्लस 0.10 बाय 0.12 इंटू 8 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 0.12, अगेन ब्रैकेट करो, 6 इंटू, तो 0.6 डिवाइड बाय 0.12, 0.6 बाय 0.12 तो 5 आता है ना, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 डिवाइड बाय 0.12, 7 डिवाइड बाय 0.12 क्या आएगा 58.33। ओके, अब देखो यहाँ उल्टा हो रहे हैं, जब डिविडेंड 0 पे किए थे वैल्यू कम आया था, अब डिविडेंड 2 रुपीज पे किए तो वैल्यू और बढ़ गया, जितना और डिविडेंड पे करोगे और उतना वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो क्यों हो रहे? आर देखो लेस देन के ही आए, आर लेस देन के ही होने से मैक्सिमम 100% डिविडेंड पे होना चाहिए मैक्सिमम के लिए ना, तो इसीलिए आर और के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस पे डिपेंड करता है डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। ओके, थर्ड केस D1 इक्वल टू, इसमें क्या था 4, अब पुट कर दो P इक्वल टू 4 प्लस 0.10 बाय 0.12 इंटू 8 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 0.12, इसमें आपका 4 है, 4 तो 0.4 डिवाइड बाय 0.12 क्या आ गया 3.33 प्लस 4 7.333 डिवाइड बाय 0.12, तो 7.333 डिवाइड बाय 0.12 क्या आएगा 61.11।
108 है तो 11 फोर्थ। अब D1 इक्वल टू कितना 6 है, तो P इक्वल टू 6 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 0.12, 0.10 डिवाइड बाय 0.12 into 8 minus 6 whole divided by 0.12, तो 2 मतलब 0.2 डिवाइड बाय 0.12 क्या आपका 1.666 प्लस 7.667 डिवाइड बाय 0.12, 7.667 divided by 0.12, 63.89, 63.89, and fifth D1 equal to 8, so P equal to 8 plus 0.10 by 0.12, 8 minus 8 whole divided, तो 8 डिवाइड बाय 0.12 क्या आएगा 66.67। अब देखो यहाँ जितना डिविडेंड ज्यादा पे होते जा रहे हैं उतना ही वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं। देखो 100% 8 पे किए ना, लास्ट में क्या 100% पे किए थे, तो उसमें देखो वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ गया, ठीक है ना। और इनका कहना था आर लेस होता है तो 100% डिविडेंड पे आउट हो जाना चाहिए, और आर ग्रेटर होता तो 100% रिटेन होना चाहिए। बस वो सारा इसमें फुलफिल हो गया ना। पॉइंट सी, अब आर बोलो सी में क्या दिए थे 12% है ना। अब थर्ड पार्ट देखो पॉइंट सी, व्हेन आर इक्वल टू 12%, सी पार्ट देखो, व्हेन आर इक्वल टू 12% दैट इज इक्वल टू 0.12। अब फिर वही 1 2 3 4 5 करोगे, इसमें देखोगे डिविडेंड पे करे ना करे सब में वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि आर भी 12% और के भी 12%, तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा चाहे डिविडेंड पे करो या ना करो, सब में इक्वल वैल्यू आएगा। श्योर आंसर इसमें। ओके, तो पॉइंट 1 व्हेन सॉरी D1 इक्वल टू कितना था फर्स्ट 0 ना, D1 इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू 0 प्लस 0.12 बाई 0.128 minus 0 divided by 0.12, that is 66.67। क्यों? अरे ये तो कैंसिल होके 1 आ गया ना, 8 ही तो बचा, तो 8 डिवाइड बाय 0.12 कितना होता है 66.67। सेकेंड D1 इक्वल टू कितना 2, तो P इक्वल टू 2 प्लस 0.12 बाई 0.12 इंटू 8 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 0.12, इसमें भी वही आएगा 8 डिवाइड बाई 0.12 मतलब 66.67। एक्चुअली क्या हुआ 12 बाई 0.12 बाई 0.12 तो कैंसिल हो गया ना, 1 आ गया। 8 माइनस 2 कितना 6 है, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 क्या 8, पहले भी 8 आया था इसमें भी 8 आया, तो ऑलवेज सेम आएगा। उनका कहना यह था अगर आर और के इक्वल होता है तो कंपनी डिविडेंड पे करे या ना पे करे मार्केट वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ऑलवेज अनचेंज रहे, ठीक है ना, वैल्यू रिमेन सेम। तो थर्ड D1 इक्वल टू कितना था 4, एक बार फिर 6 से करोगे एक बार 10 से 8 से करोगे, आंसर तो सेम आएगा इसमें। तो P इक्वल टू 4 प्लस 0.12 by 0.128 minus 4 whole divided by 0.12, ये भी आ रहा है 8 by 0.12 कितना 67, और 0.4 D1 इक्वल टू 6 था, तो P इक्वल टू 6 प्लस 0.12 by 0.128 minus 6 whole divided by 0.12, इसमें 2 और 6 वो भी 8 डिवाइड बाय 0.12 इज 66.67, और लास्ट वन अगर D1 इक्वल टू 8 है तो P इक्वल टू 8 प्लस
0.12 by 0.12 into 8 minus 8 whole divided by 0.12. 8 by 0.12 equal to 66.67. तो इसमें डिविडेंड पे किए या नहीं पे किए, मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मार्केट वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। ओके, यही था डिसीजन किसका, वॉल्टर्स का। क्या बोले थे, आर इक्वल टू के होने से डिविडेंड आइदर पेड और नॉट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आर ग्रेटर रहता है तो 0 डिविडेंड में वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और आर लेस होता तो 100% डिविडेंड में वैल्यू मैक्सिमम। ये देखो तीनों सिचुएशन में प्रूव हो गया ना। तो ये था वॉल्टर्स मॉडल। बोलो समझ में आया? लेंथी होता है लेकिन इजी है ना। हाँ, इतना लेंथी नहीं पूछेगा, 10 मार्क्स में कर दिए तो इतना नहीं पूछेगा। हो सकता है तीन जो आर दिए थे 2 आर दे दिए और 3 के ई दे दिए, 3 डिविडेंड दे दिए, 2 into 3 कितना, 6 बार करना हो। ओके ओके, एक और क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करोगे अभी, इसके बाद फिर हम कराएंगे। क्वेश्चन 2 करो अभी, क्वेश्चन 2 दे। यह भी ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी जो किया ऐसा ही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टेलस्ट्रा लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट दिए, 10%। के कितना दिए, 10%। ईपीएस दे दिए कितना, 10। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर है ना, एक बार दिए 15%, एक बार दिए 8% और एक बार 10%। लास्ट क्वेश्चन जैसा। और डिविडेंड पे आउट 3 बार दिए इसमें, 25%, 50% एंड 75%। उसमें 5 दिए थे ना, इसमें 3 दे दिए। बोलो इस आर कितना बार, 3 बार दिए, और डिविडेंड पे आउट 3 दिए ना, तो कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा ना, एक एक के लिए 3, तो इसमें 9 आंसर आएगा। तो ये तो कर सकते हो आप लोग। अरे तो लास्ट क्वेश्चन जैसा है, कर लोगे ना, तो इसको कर लेना। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन 3, 4 हम करके देते, ये थोड़ा सा हटके दिए। क्वेश्चन है तो ऑल्टर्स मॉडल, लेकिन क्या दिए देखो क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 2 आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। From the following information supplied to you, determine the theoretical market value of equity share as per Walters model. ठीक है। Now, earning of the company per share नहीं, पूरा कंपनी का अर्निंग दे दिए। कितना अर्निंग है, 5 लाख। कंपनी इसमें से डिविडेंड कितना टोटल पे किए, हम लोग तो पर शेयर ईपीएस देख रहे थे ना, इसमें टोटल दे दिए। पर शेयर डिविडेंड देख रहे थे, डिविडेंड पर शेयर ना, इसमें टोटल डिविडेंड दे दिए, तो पर शेयर में लेके आना पड़ेगा। फिर बोले नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 1 लाख। अब बोलो 5 लाख अर्निंग्स को 1 लाख शेयर से डिवाइड करो, ईपीएस आ जाएगा 5 रुपया। 3 लाख डिविडेंड को 1 लाख से डिवाइड करो तो D1 आ जाएगा पर शेयर। अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, बस ये क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। और ना प्राइस अर्निंग रेशियो होता है मार्केट प्राइस बाय ईपीएस, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो। रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट आर भी दे दिया आपको। आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। कंपनी डिविडेंड पे किए, क्या आप सेटिस्फाई हो कि एज पर वॉल्टर्स मॉडल आपको डिसीजन लेना है। और व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड पे होना चाहिए था वो बताओगे, ठीक है। ओके, लिख लो इंफॉर्मेशन क्या दिए, टोटल अर्निंग्स कितना दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखो, टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी कितना अर्न किए, 5 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1 लाख। देयरफॉर ईपीएस दैट इज ई, ईपीएस को हम लोग क्या मान लेंगे इसमें, ई, इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल टू कितना हो गया, एंड D1 दैट इज डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू टोटल डिविडेंड
इसमें टोटल डिविडेंड दिए ना बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल कंपनी 3 लाख डिविडेंड पे किए, बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 लाख था, तो पर शेयर डिविडेंड कितना पे कर दिए कंपनी? 3 रुपया डिविडेंड पे किए, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल टू, ये नहीं दिए थे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया ना, अब तो 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो करोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। कैसे सर? अच्छा, एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट सेम अगर रिसर्च करोगे तो उसमें मिलेगा, रेशियो एनालिसिस आएगा, और उसमें बताता है पीई रेशियो होता है एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस से अर्निंग पर शेयर का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या? अर्निंग जो किए, ईपीएस कमाए, और मार्केट प्राइस जो था, मार्केट प्राइस अभी इन्वेस्ट किए उससे कमाए, तो रिटर्न इससे आएगा ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, इससे होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बोलो ये प्राइस अर्निंग रेशियो का रिवर्स कर दिया ना, इन्वर्स करने से क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा? 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो बोलो तो क्या दिए थे? 8 दिए थे, तो इसको कर लोगे 1 बाई 8। तो 1 बाई 8 करो, डिवाइड करने से आ जाएगा 1.25। सॉरी 0.125 है ना, कितना रहे? 0.125। अच्छा, परसेंटेज करोगे कितना आएगा? 12.5%। इंटू 100 कर लोगे परसेंटेज, इसमें तो रेशियो चाहिए ना, इसलिए रेशियो ले। तो बोलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ये कितना परसेंट हो गया? रेशियो 0.125, परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 12.5%। कैसे? अरे रेशियो तो इंटू करोगे 100, परसेंटेज हो जाएगा ना। तो हम लोग तो 100 को तो रेशियो में लेके आ रहे थे, इसमें डायरेक्ट रेशियो आ गया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया। अब बोलो आर कितना था? आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, मतलब 15 बाई 100, ऑलवेज रेशियो में लेके आओगे। इसमें कितना है बोलो? 0.15 हो गया ना। अब देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या होगा। अब तो डिविडेंड कंपनी पे किए थे 3 रुपया, तो नाउ देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वाल्टर, एज पर वाल्टर्स मॉडल इक्वल टू क्या था? P इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला D1। कोई डी भी लिखता है, अब D1 क्यों? 1 साल बाद ही तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना, आज इन्वेस्ट करके आज थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे डिविडेंड मिलेगा, इसलिए एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 D1 मानते हैं। D1 प्लस R बाई के इंटू ई माइनस D1 होल डिवाइड बाई के ई। तो बोलो P कितना आ रहा है? P कितना पे किए थे? 3 पे किए थे, प्लस R कितना था? 0.15, के ई कितना था? 0.125, इंटू ई कितना था? 5, और P कितना? 3, होल डिवाइड बाय 0.125। वैसे कैलकुलेशन कर लोगे तो मिल जाएगा आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो 5 माइनस 3 कितना रहे? 2, 2 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.125 हो गया 2.4 प्लस 3 5.4, न्यूमरेटर है 5.4 डिवाइड बाई 0.125, 5.4 डिवाइड बाई 0.125, यह आपका 43 पॉइंट। एक शेयर का वैल्यू कितना होना चाहिए पूछा था, एज पर वाल्टर मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, है ना। तो करंट डिविडेंड जो दिए थे 3 रुपया, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए? 43.2, है ना।
बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोलो यहां तक हो गया, सब हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी। ये जो 3 लाख डिविडेंड पे किए थे पर शेयर 3 रुपया, तो ये पॉलिसी कंपनी का ठीक था या नहीं। एज पर वाल्टर से पॉलिसी ठीक था, अगर नहीं ठीक है तो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, डिविडेंड कितना पे होना चाहिए। ओके, अब देखेंगे क्या मैंने बोले थे, आर ग्रेटर है तो डिविडेंड 0 होना चाहिए, आर ग्रेटर देन के तो डिविडेंड 0 पे होना चाहिए, आर लेस देन के तो 100% पे होना चाहिए, और आर इक्वल टू के तो कोई इफेक्ट नहीं होगा चाहे डिविडेंड पे करो नहीं करो, यही तो देखना है ना। तो बोलो इसमें आर कितना आया था 15%, के कितना था 12.5%, मतलब आर ग्रेटर है, आर ग्रेटर तो क्या करना चाहिए था, 0 डिविडेंड पे होना चाहिए था। कंपनी तो 3 रुपया डिविडेंड पे कर दिए, तो कंपनी को करंट डिविडेंड पॉलिसी गलत था। एज पर वाल्टर करंट डिविडेंड पॉलिसी वाज रॉन्ग, क्योंकि आर इसमें ग्रेटर देन के, और आर ग्रेटर होने से क्या डिविडेंड पे होना चाहिए, 0 डिविडेंड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ हेलो कंपनी। तो 0 डिविडेंड इज ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, इसमें बस उस 0 डिविडेंड में फिर फाइन कर लोगे, ठीक है ना। तो लिखो हियर आर इज 15% ग्रेटर देन के इक्वल टू कितना 12.5%, आर 15%, 0.15 मतलब 15%, के 0.125 मतलब 12.5%। तो कंपनी should pay 0 dividend for maximization of value of company, value of company, value of share, कुछ भी लिखो, ठीक है ना। आर ग्रेटर देन के, कंपनी शुड पे 0 डिविडेंड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी, यही तो होना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या किए थे, डिविडेंड पे किए थे, तो कंपनी का पॉलिसी वाज रॉन्ग, है ना। बट कंपनी पे डिविडेंड, बट कंपनी पेड डिविडेंड ₹3 per share, dividend ₹3 per share. So the dividend policy of the current dividend policy, dividend policy of company was not correct, ठीक है ना। करंट डिविडेंड पॉलिसी कंपनी का करेक्ट नहीं था, वाज रॉन्ग, रॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, 0 डिविडेंड। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी शुड बी, ये भी पूछा था ना क्या होना चाहिए ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, ऑप्टिमम थोड़ा सा अंतर है, मेरे पास बहुत सारे लिमिटेशन है, उसके हिसाब से मैक्सिमम किया, दैट इज ऑप्टिमम। हाँ, नहीं तो अगर लिमिटेशन नहीं है तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम की जगह ऑप्टिमम टर्म यूज करते हैं। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी शुड बी कितना परसेंट, 0% डिविडेंड, है ना, 0% डिविडेंड, दैट इज T1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। आर ग्रेटर तो डिविडेंड 0। अब डिविडेंड 0 लेके वैल्यूएशन करके दिखाओ, दिखाना होगा ना मैक्सिमम कैसे हो रहा है 0 में। ये जो वैल्यू आया था 43.2 ना, उससे ज्यादा आना चाहिए, तभी ना प्रूव कर पाओगे। तो नाउ P अगेन एट 0 डिविडेंड, P इक्वल टू एट 0 डिविडेंड, P इक्वल टू, अब 0 डिविडेंड तो P, ऑप्टिमम पॉलिसी शुड बी 0% डिविडेंड, दैट इज T1 इक्वल टू 0। अब जो फॉर अरे कभी स्पेलिंग नहीं आता ना, टान देते हैं। आ जाओ, बोलो फॉर्मूला क्या था, ये पुट कर दो इसमें, D1 था ना, तो D1 कितना है 0 प्लस, आगे बोलो 0.15 डिवाइड बाय 0.15,
125 into 5 minus 0 होल डिवाइड बाय 0 पॉइंट, बस कैलकुलेशन करो, देखो पी आ जाएगा। फॉर्मूला वही है, बस डी चेंज होता रहता है ना, डी चेंज होता रहता है। हाँ, कभी कभी आर भी चेंज होता रहता है, और अलग अलग देने से, है ना। यस, कैलकुलेशन करो। 5 into 0.15 डिवाइड बाय 0.125, यह आएगा 6 डिवाइड बाय 0.125 इक्वल टू कितना, 48। तो देखो डिविडेंड 0 पर करने से मार्केट में वैल्यू कितना हो जाएगा, एक शेयर का 48, और डिविडेंड पे किया था 3 रुपया, तो वैल्यू कितना हो गया। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, 0 डिविडेंड देना चाहिए, है ना। तो शेयर होल्डर्स का तो लॉस है भाई, 3 रुपया डिविडेंड उसमें मिला था, इसमें तो कुछ नहीं मिला। शेयर होल्डर्स का भी प्रॉफिट है। कैसे, सोचो, अगर हमको 3 रुपया डिविडेंड मिला तो मार्केट में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर एक ही शेयर था मेरे पास, हम उसको बेच देंगे, डिविडेंड मिलने के बाद हमको कितना और मिलेगा, 43.20 मिलेगा ना। तो टोटल एक शेयर से हमको कितना मिला, 3 रुपया डिविडेंड मिला, और मार्केट में बेच के कितना मिला, 43। तो अल्टीमेट हमको एक शेयर से कितना आया, कितना रिटर्न आया बोलो, 46.20 जब डिविडेंड दिए थे। और यहाँ 0 डिविडेंड मिला, लेकिन मार्केट में क्या दाम चल रहे हैं, 48, तो हमको कितना मिलेगा, 48। डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन ज्यादा मिल रही है नहीं, 46.2 था और इसमें 48। तो एक एक शेयर पे, जिनके पास लाखों शेयर, करोड़ों शेयर है, उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो डिविडेंड ऑलवेज अच्छा नहीं होता है। कुछ कंपनी देखो डिविडेंड नहीं देता है, लेकिन उनका शेयर वैल्यू बढ़ते रहता है, क्योंकि आगे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। और ग्रो नहीं करे तो इसलिए कंपनी डिविडेंड दे देता है, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। भाई मार्केट में तो वैल्यू कम हो रहे, तुमको कुछ डिविडेंड देते, कुछ तो खुश हो जाओगे ना, इसीलिए दिया जाता है डिविडेंड। ये नहीं कि पैसा आ गया, प्रॉफिट आ गया तो देते जाओ, उस प्रॉफिट से तुमसे ज्यादा हम कमा पाएंगे तो हम क्यों देंगे तुमको। तुमको ये कन्विंस कराएंगे, भाई तुम क्या करोगे, हम उससे और ज्यादा कमाएंगे, शेयर का वैल्यू तुम्हारा बढ़ते जाएगा, होल्ड करो कुछ लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। इसीलिए डिविडेंड पॉलिसी देखा जाता है। ओके, कंपनी डिविडेंड देंगे या नहीं, और डिपेंड करता है आर के, ये सब बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। यस, हो गया ना क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन से वो आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। नाउ सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं, ट्राई में तो हम बता देंगे, हिंट दे देंगे। सेकंड फॉर्मूला लिखो, गॉर्डन्स मॉडल। सेकंड फॉर्मूला वॉल्टर्स का सीख लिए, अब सीखेंगे गॉर्डन्स मॉडल। GORDON अपॉस्ट्रोफी N अपॉस्ट्रोफी गॉर्डन्स मॉडल। वॉल्टर को इन्होंने क्रिटिसाइज, DON अपॉस्ट्रोफी गॉर्डन्स मॉडल, GORDON अपॉस्ट्रोफी गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इस मॉडल का दूसरा नाम है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। सेकेंड मॉडल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ओके, इन्होंने वॉल्टर्स को चैलेंज किए कि वॉल्टर का जो फॉर्मूला है गलत है। वॉल्टर इसको ग्रोथ बोले थे, वॉल्टर्स ये जो पार्ट है ना, इनको ग्रोथ बोले थे। कौन सा पार्ट को ग्रोथ बोले थे, R/K को ग्रोथ माने थे। लेकिन इन्होंने बोला एज पर गॉर्डन R/K ग्रोथ नहीं होता है। एज पर गॉर्डन R/K इज नॉट द ग्रोथ। तो ग्रोथ इन्होंने बोले, ग्रोथ मॉडल तो हम लोग पहले सीखे ऑलरेडी। और कहां सीखे थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सीखे थे ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था। तो उसी ग्रोथ मॉडल से ही इन्होंने फॉर्मूला इन्वेंट किए, इसीलिए इनका नाम भी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और डिविडेंड पॉलिसी में भी इसको लगाए, ठीक है। तो वॉल्टर्स को क्रिटिसाइज किए, और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उससे से फॉर्मूला इन्वेंट किए। ओके, मतलब कॉपी पेस्ट से भी फॉर्मूला हो जाता है। सोचो, कॉपी पेस्ट नहीं, चेंज किए ना, इसीलिए दिमाग लगाए।
तो क्या दिमाग लगाए, कैसे लगाए, देखो फॉर्मूला लिखो। इनका क्या फॉर्मूला है, P इक्वल टू वही मार्केट वैल्यू पर शेयर, ई क्या था, ईपीएस इनटू 1 माइनस बी, पी इज रिटेंशन रेशियो, पी इज रिटेंशन रेशियो। आगे लिखेंगे डिवाइड बाई के ई माइनस बी इंटू आर, और बी इंटू आर दोनों को इंटू करोगे तो इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, जो होता है ग्रोथ रेट, ठीक है। पी इंटू आर ए होता है ग्रोथ रेट, हम ब्रैकेट में लिख लिए, इसको समझा रहे, ये दोनों इंटू करने से क्या मिलता है, ग्रोथ रेट, ओके। वेयर वेयर पी का मतलब बोलो तो, हाँ थियोरिटिकल, ये थ्योरी है ना, फॉर्मूला है। मार्केट वैल्यू तो डेली डेली देखो, शाम को सुबह डेली चेंज होता रहता है, तो इस तरह थ्योरी से थोड़ी चेंज होगा, थ्योरी में तो एक ही आएगा ना, इसीलिए थियोरिटिकल मार्केट वैल्यू पर शेयर। ई का मतलब क्या था, ईपीएस अर्निंग पर शेयर है ना, एट द एंड ऑफ ईयर 1। पी का मतलब रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो जो रिटेन करते ना, उसी को रीइन्वेस्ट करके ग्रोथ आता है। बी मतलब क्या हो गया आपका, बोलो बी का मतलब क्या बोले, रिटेंशन रेशियो, ये होता है 1 माइनस पी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट 45%, तो 1 माइनस मतलब 45 बाय 100 0.45, तो 1 माइनस 0.45 कितना, 0.55, डिविडेंड पे आउट 75%, तो रिटेंशन कितना 25%, 100 नहीं इसमें रेशियो में, ठीक है ना। तो रिटेंशन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज रिटेंशन रेशियो। एंड आर का मतलब तो पता है, रिटर्न ऑन, आर का मतलब क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 100, और के ई क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 100, ओके। तो ये इनका फॉर्मूला है, गॉर्डन्स मॉडल ये आ गया, ओके। और इसमें भी डिसीजन तो वही है, आर ग्रेटर है तो जीरो डिविडेंड, वॉल्टर्स का जो डिसीजन था ना, डिसीजन वही है, आर ग्रेटर है देन के ई, तो क्या होना चाहिए, जीरो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, ओके। और आर लेस देन के ई तो 100% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, और आर इक्वल टू के ई तो नो इफेक्ट, सेम डिसीजन, सेम है डिसीजन, सेम एज पर वॉल्टर, ओके। डिसीजन सेम एज वॉल्टर्स, तो डिसीजन था सेम एज वॉल्टर्स मॉडल, ग्रेटर है या आर लेस है या आर इक्वल है, इससे मिलेगा आपको डिसीजन। लेकिन यहाँ ना कुछ एरिथमेटिकल एरर्स होता है, मतलब कुछ क्लरिकल एरर्स होता है, कैलकुलेशन में कुछ एरर आएगा, वो बाद में, ये तो क्रिटिसाइज किए को ना, बाद में देखेगा इसमें ज्यादा एरर हो रहे हैं, उनका कोई एरर नहीं होता है, इसमें एरर आ रहा है, तो बाद में वो मान लिया कि क्लरिकल एरर्स है, ओके। तो खैर अब इसमें हाँ मानना पड़ेगा भाई, एरर आने से तो आपको बताना पड़ेगा ना, बाद में वो रियलाइज कि नहीं कुछ एरर्स है, मतलब दूसरे को हम क्रिटिसाइज किए, बाद में बताया मेरे में ही मिस्टेक है सोचो। और सब मतलब ऑथराइज्ड है, रिकॉग्निशन मिल गया इनको, तभी ना इनका पब्लिश हो रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, पीएचडी डिग्री भी मिल गया उनको, एक एक रिसर्च एनालिसिस करके तो डिग्री मिलता है ना। अब हम इसमें ऑल्टर्स में एक और क्रिटिसिज्म हम किए हैं, लेकिन मेरा मेरा रिसर्च तो एक किया नहीं हुआ ना, तो डिग्री नहीं मिला, उसमें एक जगह एरर्स है, अभी जो ऑल्टर्स किए थे ना, एक डिसीजन में एरर्स है, हाँ
ठीक है, वो डिसीजन में एरर्स है, लेकिन वो इसमें वॉल्टर्स नहीं बताएंगे। अच्छा मैं बता देते हैं क्या बोले थे। थर्ड कंडीशन, थर्ड बोलो क्या था, आर इक्वल टू के ई, तो डिविडेंड पे करो नहीं पे करो वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। लेकिन हम लोग ऑलवेज शेयर होल्डर्स का बेनिफिट देख रहे थे ना, कहाँ शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिल रहा था, देखो अभी तो सीखे थे इस केस में, देखो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट यहाँ ज्यादा मिल रहा था, किधर इधर, इसमें 46.2 मिला था, इसमें कितना 48 आ गया था ना। तो शेयर होल्डर्स बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या था, डिविडेंड, जीरो डिविडेंड में बेनिफिट था, जीरो डिविडेंड में बेनिफिट था। तो अगर आर इक्वल टू के ई, तो शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 100% डिविडेंड इज बेनिफिशियल। 100% देंगे तो शेयर होल्डर्स को तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा ए लाइन लिख देते तो हो जाता, ठीक एकदम करेक्ट हो जाता, लेकिन वो मेंशन नहीं किए। बोला कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं है तो क्या, शेयर होल्डर्स बेनिफिट मालिक का है तो मालिक का बेनिफिट देखोगे तो उसके हिसाब से क्या डिविडेंड पे होना चाहिए। जब वैल्यू में कोई चेंज नहीं है भाई दे दो, है ना, 100% दे दो। देखो ना इसमें किए थे ना, यहाँ देखो इस केस में अलॉयज देखो कितना आ रहा था, 66.67 आ रहा था ना। इसमें बोलो जीरो डिविडेंड पे किए, मार्केट में क्या दाम है 66.67, अगर वो बेचेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, डिविडेंड जीरो मिला और इनकम शेयर बेच के 66, एक शेयर से इतना ही मिलेगा। अगर 100% पे किए 8 रुपीज और मार्केट में दाम है 66.67, तो एक शेयर से होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का कमाई कितना हो जाएगा 74 पॉइंट। तो क्यों ना डिविडेंड दे है ना, डिविडेंड तो देने से ही बेटर रहेगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं डिविडेंड पे करो नहीं करो कोई इफेक्ट नहीं है, भाई इफेक्ट है। कहाँ 74 कमाई हो रहा है, कहाँ 67 कमाई हो रहा है, 8 रुपया कम पर शेयर। आपके पास लाख लाख शेयर है, 8 लाख रुपया का प्रॉब्लम है ना। तो बोलो देना चाहिए या नहीं, देना चाहिए, डिविडेंड 100% दे देना चाहिए। ओके, तो मेरा है डिसीजन, वॉल्टर्स का तो नहीं था। आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, हाँ मेरा है थीसिस, अगर कोई ए मान लेता ठीक है ना, तो इसके बाद आप लिखते तो एज पर गौतम, वॉल्टर्स के जगह गौतम का नाम भी आता, ठीक है ना। तो पॉलिसी के हिसाब से वो डिसीजन लेते। जैसे वॉल्टर्स को क्रिटिसाइज कौन किए थे, गॉर्डन, तो गॉर्डन क्रिटिसाइज करके फॉर्मूला लेके आ गए, हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो इन दोनों को क्रिटिसाइज करके हम भी लेके आते, तो एमएम लेके आए थे तो हम भी लेके आ जाते, खैर होगा नहीं ना। चलो अब एक क्वेश्चन लेते, अब किसका मॉडल सीखे, गॉर्डन, गॉर्डन से एक क्वेश्चन करेंगे। 4 तक वॉल्टर्स था, नेक्स्ट 4 5 6 7 8 किसका है, गॉर्डन्स का है। 5 6 7 8 गॉर्डन्स का है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 5 आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 6 बोलो क्या दिए इसमें, एचसीएल लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर दे दिए कितना परसेंट, 12%, ईपीएस दे दिए कितना 20, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर एज्यूमिंग द फॉलोइंग। देखो ये डिविडेंड पे आउट रेशियो ए से लेके एफ तक है ना, सॉरी जी तक है, ए बी सी डी ई एफ जी, पे आउट रेशियो दे दिए। रिटेंशन रेशियो मतलब बी होता है बोले थे ना, रिटेंशन रेशियो क्या होता है बी होता है, तो बी भी दे दिया आपको, तो डिविडेंड पे आउट से मतलब नहीं है, हमको बी चाहिए है ना। ये नहीं देता तो बोलो रिटेंस डीपी रेशियो कितना दिया 10%, तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट तो क्या होगा रिटेंशन रेशियो हो जाएगा, तो मतलब 90% आ जाएगा या नहीं, 100 में से 10 माइनस करोगे 90% आएगा ना। यहाँ 20% पे किए तो 80% आ गया, इसमें 30 पे किए तो 70% आ गया ना। तो रिटेंशन रेशियो आपको दे दिए तो डिविडेंड पे आउट से कोई मतलब नहीं है, हमको बी चाहिए मतलब रिटेंशन रेशियो, बी दे दिए, के भी तो दे दिए ना, ये सब में अलग अलग है। तो बस इसके हिसाब से बताना है आपको, क्या बताना है, क्या फाइंड करना है, रिफाइंड क्या करना है, ऊपर कुछ दिए थे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, और इसमें किसका फॉर्मूला बताया नहीं, सर पता कैसे चलेगा। अच्छा रिटेंशन रेशियो बी कहाँ लगता है, गॉर्डन्स मॉडल में है ना, तो गॉर्डन्स मॉडल के हिसाब से राइट।
ओके, तो कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर कितना 6। अच्छा, एक दो क्वेश्चन करो फिर छोड़ देंगे। भारत में धूप है, सेक लेना आप अपने आप को, ठीक है, धूप में सेक लेना, ठीक हो जाएगा। विटामिन डी भी आएगा, हम भी तो सेकते कभी कभी बाहर जाके। देखो क्वेश्चन शुरू में दिए, बोलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर कितना परसेंट दिए, आर कितना परसेंट दिए। अच्छा ई लिख लिए थे, ई 20 दिए थे ना, आर इक्वल टू कितना परसेंट दिए थे 12/100 है ना, तो 0.12 और ई दे दिए, आर दे दिए ना। अब इसमें ना रिटेंशन रेशियो ए बी सी डी सब में अलग है, के ई भी सबका अलग है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते, अब जहां जो है ए बी सी करके करते जाएंगे। नाउ एज पर गॉर्डन, ये लेकिन सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बाकी चेंज होते जाएगा। एज पर गॉर्डन्स मॉडल P इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी डिवाइड बाई के ई माइनस बी इंटू आर, ठीक है, E इंटू 1 माइनस बी डिवाइड बाई के ई इंटू बी, के ई माइनस बी इंटू आर। तो अब ए P इक्वल टू, बोलो ए में क्या दिए थे, ई बोलो कितना है 20, 1 माइनस, अब देखो तो उसमें बी क्या था, रिटेंशन रेशियो बी कितना दिए थे 0.90, 90/100 रेशियो में लेके आओगे सब, ठीक है ना, 0.9, 1 माइनस बी होल डिवाइड बाय के ई कितना था, लास्ट कॉलम में देखो के ई दिए, तो 0.20 और डिवाइड बाय 100 रेशियो में लेके आना, ठीक है, माइनस बी, बी कितना 0.9 इंटू आर कितना 0.12 था ना, 0.12, आर कितना था 0.12। अरे क्या उल्टा पुल्टा है, 0.12, ओके। अब कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा, तो बोलो पहले ब्रैकेट करो, 1 माइनस 0.9 तो 0.1, 0.1 इंटू 20 करोगे कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 0.20 माइनस, पहले ब्रैकेट इधर इसको करो, 0.9 इंटू क्या हो रहा है 0.12, अरे 0.9 इंटू 0.12, ये आपका 0.108 है ना। अब डिवाइड पहले माइनस कर दो फिर डिवाइड करोगे, 2 डिवाइड बाय, तो माइनस 0.20, ये तब 0.092 कितना है 0. अब डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाय 0.092, ये अरब का 21.74, बोलो तो 9 है ना 4, तो 21.74 हो गया फर्स्ट आंसर, ए पार्ट हो गया। अब बी में आ जाओ, बी इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस, अच्छा बी में रिटेंशन रेशियो, बी क्या दिए थे, रिटेंशन रेशियो कितना दिए थे सेकंड में 80, मतलब 0.80 हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.20, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिए थे सेकंड में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज था ना, 0.19 हो जाएगा ना, 0.19 एट 0.19 माइनस P इंटू आर, बी कितना 0.80 है ना, आर कितना 0.12, ये तो ऊपर बी था ना। अब फिर इसको कैलकुलेशन करो, तो 0.2 इंटू 20, 4 डिवाइड बाई 0.19 माइनस 0.8 इंटू 0.12, 0.096, 4 डिवाइड बाई 0.094, अब 4 से डिवाइड करो,
4 डिवाइड बाय 0.094, 42 पॉइंट कितना रहे बोलो तो 553 है ना, 42.55, 42.55 ये हो गया सेकेंड आंसर। इसी तरह ए बी की है ना, सी डी ई एफ जी, बाकी सारा करना है, कर लोगे, हो जाना चाहिए ना, एक कर देते बाकी फिर आप लोग करोगे। सी पी इक्वल टू, ई क्या था 20 था, अब सी में बोल तो रिटेंशन रेशियो बी कितना दिए थे 0.70 डिवाइड बाई, उसमें के ई कॉलम देखो लास्ट कॉलम 0.18 माइनस बी क्या 0.70 है ना, इनटू के ई सॉरी आर क्या था 0.12, तो 0.3 इंटू 2 6 आ गया, 6 डिवाइड बाई 0.18 माइनस 0.7 इंटू 0.12 तो 0.084, 6 डिवाइड बाई माइनस 0.18 यह आपका 0.096, तो डिवाइड करो 6 से, 6 डिवाइड बाई 0.096 या 62.5, 62.5, तो ए बी सी हो गया ना। इसके बाद क्या था डी एफ डी ई एफ जी, 4 और करना होगा ना, 4 कर लोगे आप, ओके 4 कर लेना इसमें से। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो फिर इसके बाद मोटा मोटी दोनों फॉर्मूला आइडिया हो जाएगा। इसका फॉर्मूला वाल्टर्स एंड गॉर्डन, तो बचेगा एक फॉर्मूला सिर्फ एमएम मॉडल है ना, मॉडिग्लियानी एंड मिलर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7 करें या 8 करें, एक करेंगे, एक 7 करेंगे, 8 आप लोग करोगे, 7 करते 8 आप लोग करोगे। मोनो लिमिटेड हैज टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट है 10 लाख इन एसेट्स, और कंपनी में कितना शेयर्स है 10,000 शेयर्स 100 ईच। इट्स रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट है ना, कितना परसेंट दिए 24%। इट हैज पॉलिसी टू रिटेंशन रेशियो कितना दे दिए 50%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई कितना दिए 13%। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, हाउ द मार्केट प्राइस चेंज इफ पे आउट रेशियो इज 90% और यहां रिटेंशन रेशियो कितना दिए थे, तो पे आउट कितना था 50%, अगर रिटेन कर रख रहे 50 तो बाकी आधा पे कर रहे, यहाँ वही मतलब रिटेन पे आउट रेशियो अगर 90 है तो रिटेंशन कितना 10%, पे आउट रेशियो अगर 10 है तो रिटेंशन क्या 90%। उस तरह रिटेंशन रेशियो दो चेंज करके फिर करना होगा, मतलब रिटेंशन रेशियो में चेंज आ गया, बी में चेंज आ रहा है ना, उसके हिसाब से करना है। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, फिर क्या होना चाहिए, ओके यस। तो क्वेश्चन सॉल्व करते, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिए, कितना रिटर्न इन्वेस्टमेंट दिए, क्वेश्चन नंबर कितना, आर इक्वल टू स्मॉल आर लिखेंगे, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू स्मॉल आर, इक्वल टू कितना परसेंट दिए थे 24/100, कितना 0.24, और कितना दिए थे 24%, तो कितना हो गया 0. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ दिए 18%, 18/100 0. तो आर तो ग्रेटर है ना के ई से, आर ग्रेटर है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए,
तो इससे तो लास्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, 0 डिविडेंड, है ना, आंसर हो जाएगा। ओके, रिटर्न इन्वेस्टमेंट आर दे दिए 24% 0.24, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 18% 0.18। अब कंपनी P इक्वल टू रिटेंशन रेशियो चाहिए ना, रिटेंशन रेशियो 50% बोले थे, मतलब 0.50 रिटेंशन रेशियो डायरेक्ट दे दिया, तो बी तो रिटेंशन रेशियो होता है, ये आपका 0.50। देयरफॉर एज पर, अच्छा और एक चाहिए, ई भी तो चाहिए ना, अर्निंग पर शेयर। ई अर्निंग पर शेयर नहीं है, फाइंड करेंगे। EPS दैट इज ई इक्वल टू, तो टोटल अर्निंग्स कुछ नहीं दिए ना, पर शेयर अर्निंग्स भी नहीं दिए, टोटल अर्निंग्स भी नहीं दिए, क्योंकि एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था बोलो, 100। एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना, 100। अच्छा 100 रुपया में कितना कमाएंगे, रिटर्न रेट के हिसाब से 24% के हिसाब से 24 रुपया कमाएंगे ना, तो टोटल अर्निंग्स नहीं देख के पर शेयर ही देख लेंगे। पर शेयर में 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपया था ना, और उसमें 24% रिटर्न होगा, मतलब 24 रुपीज ही तो अर्निंग आएगा ना पर शेयर, तो ईपीएस इसी से फाइंड कर लेंगे। तो 100 रुपीज पर शेयर इन्वेस्टमेंट, और इसमें कितना, मतलब कितना, 24 रुपया हो जाएगा। ओके, तो ईपीएस कितना आ गया आपका, ई आ गया 24 रुपया। अब तो फॉर्मूला लिखोगे, एज पर गॉर्डन, एज पर गॉर्डन्स मॉडल, P इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी होल डिवाइड बाई KE माइनस बी इंटू आर। ओके, अब पुट कर दो, तो P इक्वल टू, बोलो E कितना फाइंड किया, 24 इंटू 1 माइनस P रिटेंशन क्या 0.5, ठीक है, डिवाइड बाई KE कितना था 0.18 माइनस B इंटू आर 0.50 इंटू आर क्या था 0.24। बस अब कैलकुलेशन करो, 1 माइनस 0.5 0.5, तो 12 डिवाइड बाई 0.18 माइनस 0.5 भी तो 0.12, 12 डिवाइड बाई 0.06, तो 12 को डिवाइड करो 0.06 से, क्या आ गया 200। तो अगर डिविडेंड 50% पे करता है, तो एक एक शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, एक आंसर है, कंपनी डिविडेंड पे किए थे 50%, रिटर्न किए थे 50, तो उसके हिसाब से वैल्यू आ गया। अब लास्ट में बोल रहे हैं, हाउ द मार्केट प्राइस चेंज इफ पे आउट रेशियो कितना कर दिए, एक बार 90% और एक बार 10%। व्हेन पे आउट रेशियो इज 90%, व्हेन, अब देखो व्हेन पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट, ठीक है ना, पे आउट रेशियो इज कितना 90%, तो रिटेंशन रेशियो इक्वल टू बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.90, 90 पे आउट कर रहे हैं ना, मतलब रिटेंशन कितना 10% हो जाएगा ना, 1 माइनस 0.90 मतलब 0.10। ऑलवेज यहाँ परसेंटेज को रेशियो में लेके आना, 90% मतलब 0.90, तो कितना हो जाएगा 0.10। ओके, अब पुट कर दो फॉर्मूला में, देखो P इक्वल टू, ये कितना था 24 इंटू 1 माइनस बी कितना 0. बोलो 10 डिवाइड बाई के कितना था 0.18 माइनस बी कितना 0.10 इंटू आर क्या था 0.24। ओके, अब कैलकुलेशन करो, 1 माइनस 0.9, तो 24 में 24 इंटू 0.9 होता है 21.6 डिवाइड बाई 0.18 माइनस 0.024, 0.1 इंटू 0.24 0.024 होता है 0.18 माइनस 0.024
ये होता है 0.21.6 डिवाइड बाय 0.156, 0.156। तो अब डिवाइड कर दो, 21.6 डिवाइड बाय 0.156 और ये आपका 138.46। तो अगर पे आउट बढ़ जाता है तो वैल्यू कम हो जाता ना। पहले देखो 50% पे आउट था तो कितना था, 200 था। अब पे आउट 90% हो गया तो वैल्यू कम हो गया। तो ज्यादा पे आउट करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो जीरो पे आउट बाय मैक्सिमम होगा, और ग्रेटर है ना के से। और कितना परसेंट बोलो, 24%। के कितना परसेंट, सॉरी आर कितना है, आर आपका 24% है ना। और के कितना परसेंट, 18%। तो आर तो ग्रेटर है, और आर ग्रेटर होने से जीरो डिविडेंड में ही तो मैक्सिमम होता है। तो इसलिए जीरो डिविडेंड शुड बी ऑप्टिमम, वो क्वेश्चन में पूछा था। अब एक और बोला था, एक बार पे आउट 90 बोले थे और एक बार पे आउट कितना बोले, 10। व्हेन पे आउट रेशियो 10%। और यह क्लरिकल एरर्स आएगा, व्हेन पे आउट रेशियो इज 10%, तो रिटेंशन रेशियो बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.10 तो 0.90। अरे पे आउट 10 तो रिटेंशन कितना 90%, 90% तो क्या 0.90। ठीक है, अब फिर पुट कर दो। तो P इक्वल टू 24 इंटू 1 माइनस 0.90 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.90 इंटू 0.24, और इसमें हो रहा 2.4 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.9 इंटू 0.24, यार 0.216। तो 2.4 डिवाइड बाय नेगेटिव आ गया माइनस 0.18, तो नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव 0.036। तो नेगेटिव आ गया ना, देखो 0.18 से 0.216 माइनस करोगे नेगेटिव आ रहा है, और समथिंग बाय नेगेटिव तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 2.4 डिवाइड बाय 0.036, ये आ रहा है आपका नेगेटिव 66.67। क्या हो गया, नेगेटिव। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शेयर का वैल्यू ना जीरो हो सकता है, कभी नेगेटिव। तो कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी, इसलिए लिमिटेड होता है ना। तो लायबिलिटी जितना पे किए शेयर वैल्यू उससे ज्यादा मेरा हो ही नहीं सकता है। घर से कभी नहीं बोलेगे अरे घर से पे करो, नहीं। तो जब कंपनी का शेयर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, जीरो हो सकता है। तो नेगेटिव आया तो बाद में मान लिए बोले ना, इट इज अ क्लरिकल एरर्स। उनका फॉर्मूला ठीक है, क्लरिकल एरर्स है। ओके, तो लिखो शेयर वैल्यू नेवर बी नेगेटिव, सो इट इज अ क्लरिकल एरर्स। शेयर वैल्यू तो it is a clerical error as per Gordon। उन्होंने मान लिए, अच्छा आदमी है, मान लिए कि भाई मेरा एरर था, एक क्लरिकल एरर है। ओके, वो मेंशन कर दिया। कहीं पे अनडिफाइंड हो जाएगा, समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो फिर अनडिफाइंड तो फिर कैसे, शेयर का वैल्यू अनडिफाइंड तो हो ही नहीं सकता है। ये सब क्लरिकल एरर्स है। ओके, मेंशन कर दोगे। तो ज्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर लिखना है। और एक बार बोले थे क्वेश्चन में, ऑप्टिमम क्या होगा, आर ग्रेटर देन के, तो जीरो डिविडेंड शुड बी ऑप्टिमम, वैसे लिख लेना है और कुछ करना नहीं। ओके, एंड ऑप्टिमम डिविडेंड शुड बी एज, लास्ट पार्ट का आंसर, एज आर कितना परसेंट था, इज ग्रेटर देन के ई कितना परसेंट था, 18 है ना। तो ऑप्टिमम डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 0%, है ना।
0 डिविडेंड देना चाहिए। बस हो गया आपका। तो हम लोग 2 फॉर्मूला सीखे, एक वॉल्टर्स का और एक गॉर्डन्स का फॉर्मूला। तो वॉल्टर्स में फर्स्ट 4 में से जितना सॉल्व नहीं किए वो करोगे, गॉर्डन्स का नेक्स्ट 4 में से 2 छोड़े करोगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं किए थे, 6 किए थे ना, 5 करोगे और ये क्वेश्चन, ये तो हो गया, फिर एक और क्वेश्चन कर दो। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, उसको हम लोग सीख लेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।